स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, बाह्य प्रतिरोध क्या है, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे एक अच्छे से नोट्स भी बनता रहे। तो सेल का वैद्युत वाहक बल का परिभाषा बहुत ही आसान है। यदि आपको यह सूत्र याद है तो परिभाषा क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ से परिभाषा को लिख सकते हैं कि एकांक आवेश, यह बटे के नीचे जब आवेश है, क्यू का नाम आवेश है, तो इसको एकांक पढ़ा जाता है। जब भी बटे के नीचे कोई भी शब्द लिखा होगा तो ध्यान दीजिएगा, इसको एकांक पढ़िएगा। तो एकांक आवेश क्या कहेंगे, एकांक आवेश पर किए गए कार्य, एकांक आवेश पर किए गए कार्य को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। तो इसे सेंटेंस बना करके जब लिखेंगे तो ऐसे लिखा जा सकता है कि एकांक धनावेश को सेल सहित, क्योंकि जब सेल है तो सेल का नाम तो लेना ही पड़ेगा, सेल सहित पूरे परिपथ में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का क्या कहते हैं, वैद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान परिभाषा है। इसका दूसरा परिभाषा होगा कि इसका नाम जो है वैद्युत ऊर्जा है और इसका नाम क्या है, आवेश है। तो वैद्युत ऊर्जा और आवेश के अनुपात को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। तो इसका दो परिभाषा आप बना सकते हैं। बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, परिभाषा बनाना क्या होगा, सीख जाएंगे तो समझ में आ गया होगा कि सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है। इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल का वैद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। मात्रक जानने से पहले सेल का वैद्युत वाहक बल एक और सूत्र होता है। जैसे यहाँ आवेश का सूत्र होता है, आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय होता है, मतलब Q बराबर होता है IT होता है। अब Q को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, IT लिख सकते हैं। तो अगला लाइन बनेगा E बराबर हो जाएगा W बटा हो जाएगा, और Q को जब हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर IT लिख सकते हैं। तो सेल का वैद्युत वाहक बल का दूसरा सूत्र बन गया E बराबर W बटा क्या हो गया, I इंटू T। अब I का क्या नाम है, तो धारा है, T का नाम क्या है, समय है, और Q का नाम क्या है, तो आवेश है। तो अब हम लोग समझेंगे मात्रक। तो सेल का वैद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, तो बहुत आसान है। बस आप सूत्र याद है तो मात्रक भी याद है और बीमा भी आपको याद हो जाएगा। पहले आप सभी विद्यार्थी सूत्र को याद रख लीजिए। तो सेल का वैद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है, तो E बराबर W बटा क्या होता है, Q होता है। अगला लाइन लिखेंगे यहाँ पर E का मात्रक, मतलब सेल का वैद्युत वाहक, सेल का जो है सेल का वैद्युत वाहक बल का क्या बन गया, मात्रक, बराबर हो जाएगा W बटा क्या हो जाएगा, Q का मात्रक। अब W का नाम क्या है, तो वैद्युत ऊर्जा है, और वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो वैद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। तो क्या बन गया, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति क्या हो गया, कूलाम। और दूसरा जो इसका मात्रक होगा, मतलब सेल का वैद्युत वाहक बल का दूसरा जो मात्रक होता है, दूसरा मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। तो याद रखिएगा दो मात्रक किसका है, पहला मात्रक जो है जूल प्रति कूलाम और दूसरा मात्रक जो है वोल्ट होता है। अब इसका बीमा क्या होता है, तो इसका बीमा क्या है, तो यहाँ नोट कर लेंगे ई का बीमा। ई का बीमा मतलब सेल का वैद्युत वाहक बल का क्या हो जाएगा, बीमा। यहाँ लिखेंगे W बटा Q का बीमा। अब यहाँ W का बीमा क्या है, तो यहाँ जो वैद्युत ऊर्जा है, तो वैद्युत ऊर्जा का बीमा आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि वैद्युत ऊर्जा का बीमा होता है ML का स्क्वायर T पे -2, यह ऊर्जा का बीमा होता है। और आवेश का क्या होता है, तो AT होता है। अब यहाँ A जो है ऊपर चला जाएगा और T भी क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा अगला लाइन, तो अगला लाइन बनेगा यहाँ पर
यल का स्क्वायर टी पर, अब ये -2 है और एक और ऊपर चला गया तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बनेगा -3 हो जाएगा। और ये जो है प्लस में है, एक घात है ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस हो जाएगा। तो बीमा क्या गया यम यल स्क्वायर टी पर -3 ए का इनवर्स। तो इस बीमा को और मात्रक को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग समझेंगे टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। बहुत आसान इसका परिभाषा है, किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, मतलब दो बिंदुओं के बीच में जो है एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य उन बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। मतलब कोई परिपथ है और उसमें दो बिंदु के बीच में जो है एकांक आवेश को जब प्रवाहित किया जाता है तो किए गए कार्य उस बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है, टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। याद रखेंगे किसे, भी से प्रदर्शित करते हैं, भी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका जो मात्रक होता है वोल्ट होता है। तो यहाँ लिख देंगे इसका मात्रक जो है वोल्ट होता है, इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो टर्मिनल विभवांतर आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि किसी परिपथ में जो दो बिंदु के बीच में एकांक आवेश को जब प्रवाहित करने में किए गए कार्य उन बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तो टर्मिनल विभवांतर का परिभाषा आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे जो है अब छोटा सा एक सूत्र का निगमन करेंगे। तो सेल का जो वैद्युत वाहक बल को किसे प्रदर्शित करते हैं, तो ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ई बराबर होता है, क्या होता है, कुल ऊर्जा होता है, कुल ऊर्जा बटा क्या होता है, आवेश होता है। अभी हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पे जो है एकांक आवेश को दो बिंदुओं पर, अब यह एकांक आवेश को जब दो बिंदुओं के बीच में उत्पन्न वैद्युत ऊर्जा क्या कहलाएगा, अब टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तो अब यह टर्मिनल विभवांतर जब कहलाएगा तो यहाँ पर जो तीन प्रतिरोध लिया गया है, पहले प्रतिरोध में किया गया क्या W1, दूसरे में W2 और तीसरे में W3 है। पहले में जो है विभवांतर V1 है, V2 है और क्या है V3 है। अब यहाँ पे एक सूत्र स्थापित किया जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, E बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है देखेंगे किसमें कितने कार्य हैं, तो तीन कार्य आपको दिखाई दे रहा है, तीन परिपथ हैं। तो अगर और भी बनाना चाहते हैं इसमें तो और भी परिपथ को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कुल कार्य क्या क्या है, W1 है प्लस क्या है W2 है प्लस क्या है W3 है। और इसमें आवेश याद रखेंगे कि इसमें आवेश जो होता है समान होता है, मतलब इसमें आवेश क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। मतलब Q1 Q2 Q3 नहीं होगा, इसमें एकांक आवेश होगा। इसमें मतलब एक ही आवेश का प्रयोग करेंगे। तो अब अगला लाइन बनेगा यहाँ पर E बराबर हो जाएगा। अब यह W1 के नीचे बार Q होगा, एक बार W2 के नीचे होगा, एक बार W3 के नीचे होगा, अलग अलग इसको कर लेंगे। तो W1 बटा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, प्लस W2 बटा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, प्लस और यहाँ क्या बनेगा W3 बटा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो यह लाइन भी आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। तो एक सूत्र होता है, पढ़े होंगे, वैद्युत विभवांतर V बराबर होता है W बटा क्या होता है, Q होता है। V बराबर क्या होता है, W बटा Q, यह पहले अभ्यास में बताया गया है। तो V बटा W बटा Q मतलब वैद्युत ऊर्जा बटा क्या होता है, आवेश होता है। अब यहाँ W बटा Q जो देख रहे हैं इसको जब हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, जब यह हटेगा तो नया सूत्र एक बन जाएगा, E बराबर हो जाएगा, E बराबर होगा, इसके जगह पे क्या लिखेंगे तो V1 लिख सकते हैं, प्लस इसके जब क्या बनेगा तो V2 हो जाएगा, प्लस इसके जगह पे क्या हो जाएगा तो V3 हो जाएगा। क्योंकि ये W1 है तो इसलिए V1 बनेगा, 2 है तो 2 हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है एक सूत्र आ गया कि सेल का जो वैद्युत वाहक बल होता है क्या है, विभवांतर के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यह सूत्र का निगमन आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। तो ये सूत्र को याद रखिएगा क्योंकि इस सूत्र की सहायता से आगे चल के हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो अब हम लोग समझेंगे कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बाह्य प्रतिरोध क्या होता है। तो बहुत आसान है, किसी सेल के अंदर वैद्युत धारा के मार्ग में
आने वाली रुकावट को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर, छोटा स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है क्या होता है? ओम होता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट करते चलिए। तो यहाँ नोट कर लीजिए, किसी सेल के अंदर वैद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आने वाली रुकावट को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो थोड़ा सा एक बार और ध्यान देंगे। किसी सेल के अंदर, ये अंदर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आंतरिक मतलब अंदर होता है। तो किसी सेल के अंदर वैद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि आंतरिक प्रतिरोध किससे प्रदर्शित करते हैं? तो स्मॉल आर से। और इसका मात्रक क्या होता है? तो यहाँ लिख लेंगे, इसका मात्रक जो है ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। समझ में आ गया होगा आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा। मतलब सेल के अंदर जो है वैद्युत धारा का मार्ग को रोकना ही क्या कहलाएगा? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे बाह्य प्रतिरोध किसे कहते हैं। बाह्य प्रतिरोध की परिभाषा क्या है? तो यहाँ नोट कर लेंगे, बाह्य प्रतिरोध। बहुत आसान है बाह्य प्रतिरोध का भी परिभाषा। अब यहाँ पे क्या है? किसी सेल के अंदर है। तो अब यहाँ लिखेंगे किसी परिपथ में। अब यहाँ बस थोड़ा सा बदलना है तो परिभाषा आपको क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे, किसी सेल में वैद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट ही बाह्य प्रतिरोध कहलाती हैं। तो यहाँ नोट करेंगे, किसी परिपथ में वैद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को बाह्य प्रतिरोध कहते हैं। बाह्य प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल, याद रखें, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? तो कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। मतलब इसका भी, आंतरिक प्रतिरोध का भी और बाह्य प्रतिरोध का भी मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो समझ में आ गया होगा कि आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध का परिभाषा। तो आप सभी विद्यार्थी से कॉपी में नोट कीजिए, 2 बार पढ़िए, परिभाषा आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था? आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को
नमस्कार।